तो अब हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है 3D में दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है ना। आप कहेंगे सर दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, अब 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या चक्कर है ये? तो भैया 11वीं क्लास में तुमने दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालना सीखा था ना, वो तुमने सीखा था 2D में, 3D में नहीं सीखा था, 2D में सीखा था। और 2D और 3D में फ़र्क है। 2D में तो तुम जब काम करते थे तो वहाँ पे स्लोप का यूज़ करते थे, है ना, वहाँ पे मानक रूप अलग होता था। ठीक है। और 3D में जो जब तुम काम करते हो तो वहाँ पे स्लोप का कोई चक्कर ही नहीं होता और इसका मानक रूप अलग होता है। ठीक है। जो तुम काम 2D में करते थे ना वही काम 3D में करोगे, लेकिन इनके फॉर्मूले अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्लोप का यूज़ होता था, यहाँ पे स्लोप का यूज़ नहीं होता, इसलिए। समझ में आई? मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ 2D वाला, वैसे उसका कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा समझ आपकी बढ़ जाएगी। देखो, अगर मैं 2D की बात करूँ ना, 2D की अगर मैं बात करूँ तो 2D में 3 टाइप्स की रेखाएं होती हैं। कौन सी सर जी? एक तो होती है समांतर रेखाएं, है ना, जैसे मान लो कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं हैं। अगर ये 2D में दे रखी है ना और आपसे पूछ ले कि यार इन दो रेखाओं के बीच की दूरी बताओ, इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? उसका फॉर्मूला होता था डी बराबर मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता था, है ना। अब कहें सर C1 C2 ए बी ये क्या चीज़ है? ये जो हमें इसका मानक रूप दिया होता था ना वो होते थे। जैसे इसका मान लो कि इसका मानक रूप आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में C1 बराबर 0। आपको पता होगा ना कि 2D में जो हमें रेखाएं दी होती हैं उसका मानक रूप ये होता है। ठीक है। जब भी आप कोई रेखा का समीकरण सोल्व करोगे ना, सोल्व करते 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 लास्ट में आपको ऐसा ऐसा समीकरण देखने को मिलेगा। तो इसका समीकरण मान लो ये दे रखा है और इस रेखा का समीकरण मान लो आपको दे रखा है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में C2 बराबर 0। ठीक है। तो अगर इसका समीकरण ये है, इसका समीकरण ये है, तो इन दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसका फॉर्मूला ये होता था, क्लास 11वीं में हमने सीखा था। ठीक है। अच्छा जी, ये तो दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब मान लो कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती थी वो कैसे ज्ञात करते थे? आप कहेंगे सर अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इन दो रेखाओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी वो तो 0 होगी, है ना। इन दो रेखाओं के बीच में सबसे छोटी से छोटी दूरी क्या है? आप कहेंगे 0 है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पर कट रही है इसलिए। ठीक है। तो इसका कोई फॉर्मूला हमने तैयार नहीं किया था, क्योंकि होता ही नहीं ना भाई, क्योंकि दो रेखाओं के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी? इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी? आप कहेंगे 0 होगी। ठीक है ना। अब ऐसी ही एक तीसरी रेखा का प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं समरेखी रेखाएं। समरेखी रेखाएं मतलब जो एक दूसरे के ऊपर हो। मान लो कि एक रेखा ऐसी है और जो दूसरी रेखा है वो भी इसके ऊपर ही है, बिल्कुल ऐसे। अब इन दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? इन दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? आप कहेंगे वापस से सर 0 है, यहाँ पे भी 0 थी, यहाँ पे भी 0 है, तो इसलिए हमने इनका फॉर्मूला तैयार नहीं किया था। हाँ, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती थी 2D में, उसका हमने फॉर्मूला तैयार किया था, जो कि ये होता था। ठीक है। अब ये तो बात होगी 2D की। अब हम बात करते हैं 3D की, क्योंकि 3D में चीज़ें अलग है ना, तो अब 3D की बात करते हैं। देखो, तो 3D में जो है वो आपकी 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं। 3 प्रकार की रेखाएं नहीं होती, 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं। 4 प्रकार की कैसे? अभी बताता हूँ। पहले टाइप की जो रेखा होती है वो होती है आपकी समांतर रेखा। ठीक है। तो पहले टाइप की जो रेखा होती है वो होती है समांतर रेखाएं। जैसे मान लो कि 3D में आपको दो रेखाएं दे दी, एक रेखा ये दे दी, एक रेखा ये दे दी। इस रेखा की इक्वेशन है, मान लो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स P वेक्टर। ठीक है ना। यहाँ पे A1 वेक्टर क्या चीज़ होती है? A1 वेक्टर का मतलब होता है कि ये रेखा जिस पॉइंट से गुजर रही है ना उसका पोजीशन वेक्टर। P वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये रेखा जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका वेक्टर, उसको P वेक्टर बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा मान लो कि इस रेखा की इक्वेशन आपको दे दी, आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स पी वेक्टर। अब कहेंगे सर यहाँ पे आपने पी वेक्टर लिखा, यहाँ भी पी वेक्टर लिखो, ऐसे कैसे? क्योंकि भाई दोनों पैरेलल है ना। अगर कोई भी दो रेखाएं पैरेलल हों तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के रूप में लिख सकते हो। और जैसे अगर ये दो रेखाएं पैरेलल हैं तो इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा और इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा उन दोनों को मैं एक दूसरे के रूप में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर बोल रहा हूँ तो उसको मैं म्यू टाइम्स पी वेक्टर बोल सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को सेम लिख रहा हूँ, समझ में आई? नहीं तो मैं इसको P1 वेक्टर इसको P2 वेक्टर लिखता अगर ये पैरेलल नहीं होती तो। लेकिन चूंकि पैरेलल है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लैम्डा पी वेक्टर उसको म्यू पी वेक्टर बोल रहा हूँ, समझ में आ गई? इसलिए सेम लिखा जा रहा है। ठीक है। अब मान लो कि ये दो रेखाएं आपको दे दी 3D में और आपसे कह दिया कि यार ये इन दो समांतर रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी बताइए। अब 2D के लिए तो हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया था 11th क्लास में। अब 3D में क्या फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका डेरिवेशन भी कराऊंगा। लेकिन पहले आप एक बार फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है आपका D बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करिए P वेक्टर के साथ और उसको डिवाइड करिए P वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और इसका वापस से मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है? इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का, है ना। इन दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का 3D में जो फॉर्मूला वो ये है। ठीक है, 2D वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमें मानक रूप दिया होता है वो अलग होता है और वहाँ पे जो हमें मानक रूप दिया जाता था वो अलग होता था, इसलिए। ठीक है, ठीक है जी। तो एक रेखा तो होगी समांतर रेखा। दूसरे टाइप की रेखाएं कौन सी होती हैं? दूसरे टाइप की रेखा होती है आपकी समरेखी रेखाएं। समरेखी रेखाएं, ठीक है ना। समरेखी रेखा मतलब कि जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो। मान लो कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर है। अब इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बताना। आप कहेंगे सर इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 0 होगी, सिंपल। ठीक है। तीसरे तीसरे टाइप की जो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं, है ना। जैसे मान लो कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब मैं आपसे कह दूं कि यार इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ, तो आप वापस से कहेंगे सर 0 है ना, क्योंकि एक दूसरे को काट रहे हैं ना इस पॉइंट पे। तो इन दो रेखाओं की सबसे छोटी दूरी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, तो लिख दिया अपने ने। इसलिए कोई फॉर्मूला तैयार करने की जरूरत है ही नहीं, पता ही है, obvious सी बात है ना। अब चौथे टाइप की जो रेखा होती है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं विषम तलीय रेखाएं। विषम तलीय रेखाएं, ठीक है ना। ऐसी रेखाएं जो अलग अलग तल पे हों, या फिर आप इसे कह लो कि ऐसी रेखाएं जो ना तो समांतर हों और ना ही प्रतिच्छेदी हों। अब कौन इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे कैसे हो सकती है कि रेखाएं कि भाई ना तो समांतर हों और ना प्रतिच्छेदी हो? भाई दो रेखाएं अगर हैं तो वो या तो वो समांतर होंगी या फिर वो किसी ना किसी पॉइंट पर कट रही होंगी, ऐसे होता था। लेकिन आप ये कह रहे हो कि यार विषमतल रेखाएं ऐसी होती हैं जो ना तो समांतर होती और ना वो एक दूसरे को काटती। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, 3D में हो सकता है। कैसे, समझो। एक मिनट एक मिनट, मैं पेन निकाल लूँ एक बार, फिर समझाता हूँ तुमको। विषमतलीय रेखाएं क्या होती है वो समझाता हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसी रेखाएं जो ना तो समांतर हो और ना ही प्रतिच्छेदी हो, है ना। तो कैसे बन सकते हैं वो समझो। जैसे मान लो कि 3D की बात करा, हवा में ये रेखाएं, तल में नहीं है, तल में तो नहीं हो सकता था, है ना। 3D में हो सकता है, हवा में हो सकता है। जैसे मान लो कि एक रेखा ये है, ठीक है, और एक रेखा ये है। अब ये दोनों रेखाएं क्या समांतर हैं? बताइए। आपके अनुसार समांतर नहीं है, क्योंकि समांतर होती तो फिर ऐसी होती ना, ये दोनों रेखाएं तब समांतर होती। अब ये तो ऐसे ही बन रही है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर तो है नहीं, समांतर तो नहीं है सर जी। और क्या ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगे? नहीं काटेंगे, है ना। तो 3D में ऐसा संभव है, ऐसी रेखाएं बन सकती हैं जो ना तो समांतर हो ना प्रतिच्छेदी हो। 2D में नहीं बन सकती थी, क्योंकि 2D में तो ऐसी रेखा हो सकती थी भाई, या तो ये दोनों समांतर होंगी या फिर किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेंगे, या तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी या फिर ऐसे कट करेगी, है ना। लेकिन 3D में ऐसा संभव है कि दो रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जो ना तो समांतर हो, ना तो समांतर हो और ना ही प्रतिच्छेदी हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इसको आप उंगली से भी समझ सकते हो, पेन की जरूरत है नहीं वैसे। आप ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो कि एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं? नहीं जी। क्या ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी? कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रकार की जो रेखाएं होती है ना, जो अलग अलग प्लेन पे हो, अलग अलग तल पे, इसका तल अलग है, ये जो रेखा है ना वो तो इस तल पे है और ये रेखा इस तल पे है, तो इन दोनों का तल अलग अलग है, भिन्न भिन्न इनका तल है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, इसको अपन विषम तलीय रेखाएं भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्यू लाइंस। समझ में आई? इसको मैं आपको 3D में समझाता हूँ, वहां पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये दो लाइन बनाई हैं, ठीक है ना। ये भी लाइन की इक्वेशन है, आपको दिख रहा है, ये भी लाइन की इक्वेशन है।
अब ये दोनों लाइन जो हैं ये आपकी विषम तलीय रेखाएं हैं, ना तो ये प्रतिच्छेद करेंगी ना ये समांतर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिख भी रहा होगा, आप देख रहे हैं ये रेखा तो ऐसी है और ये रेखा ऐसी है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, इस तरीके से देखोगे ना, इस तरीके से, तब तो तुम लगेगा कि यार ये कट कर रही है, लेकिन असल में कट नहीं कर रही है। ये देखो कहाँ कट कर रही है भैया, समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? यहाँ से देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि कट कर रही है ये देखो यहाँ पे कट कर रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन कट नहीं कर रही हैं। ये देखिए अलग अलग तल में है ना भाई, इसका तल तो अलग है ना, इसका तल तो अलग है और इसका तल अलग है। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ऐसा है। अगर तुम 2D में बनाते तो 2D में तुम ऐसा नहीं बना सकते, हवा में नहीं बना सकते, तुम्हें तो धरती पे बनाने पड़ेंगे। 2D में अगर तुम ऐसी रेखाएं बनाते तो ये विषम तलीय रेखाएं बनी नहीं पाती, लेकिन 3D में बन पा रही हैं, क्योंकि 3D में हवा में तुम कितना ऊपर नीचे कर लो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2D में नहीं कर सकते ना, 2D में तो धरती में लगानी पड़ेगी तुम्हें रेखाएं, समझो? इसलिए इस टाइप की रेखाएं को अपन विषम तलीय रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो आप। अगर आपको दो विषम तलीय रेखाएं देखिए ना और उनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या वो देखिए। उसका फॉर्मूला डी बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर से, ठीक है, और इस बाद वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है भाई। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी आप इसको लिख लो। देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो देखते हैं। अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं इस एनिमेशन से। ठीक है, इस एनिमेशन को आप देखिएगा, आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। देखिए, अच्छा डेरिवेशन कोई नहीं पूछता वैसे, है ना, फिर भी हम अपनी समझ के लिए इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमें दो रेखाएं दे रखी हैं, एक ये ग्रीन वाली और एक ये ब्लू वाली। ये दोनों की दोनों रेखाएं विषम तलीय हैं, ना तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगी ना ही ये कभी समांतर होंगे। अब कौन से यहाँ पे तो देख रही है कि काट रही है, ये काट नहीं रही बेटा। अगर आप इस एंगल से देखेंगे ना, देखिए काट नहीं रही हैं, बेसिकली ये ऐसे हैं। ठीक है, तो विषम तलीय रेखाएं हैं भाई। इस हरे वाली रेखा की जो इक्वेशन है वो ये है 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स 1 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 1 k कैप, है ना। ये जो सॉफ्टवेयर है वो आई कैप जे कैप के कैप को नहीं लिखता, ये कुछ इस तरीके से लिखता है इसको। ठीक है, ऐसे ही जो ब्लू वाली रेखा है उसकी इक्वेशन ये है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो पॉइंट्स थे 1 2 0 0 3 1, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली इन दोनों रेखाओं पर पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लिया। ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ये इसको मैं थोड़ा सा अच्छे एंगल पे ले आता हूँ अब। ठीक है, मुझे इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है ना। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर एक काम करते हैं ना, इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है तो एक काम करते हैं, इस ए बी की लेंथ ज्ञात कर लेते हैं, है ना, निकल जाएगी हमारा आंसर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दो रेखाएं दे दी, इस रेखा पे एक पॉइंट दे दिया लेट से ए, इस रेखा पे एक पॉइंट दे दिया लेट से बी। मैंने आपसे कहा कि यार इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बताओ, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि सर इन दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं की जो न्यूनतम दूरी है वो ये ए बी वाली लेंथ है, ये थोड़ी कह सकते हैं। क्या ये ए बी इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है? बिल्कुल नहीं, है ना। इन दोनों रेखाओं की जो बीच की न्यूनतम दूरी होगी वो तो ये वाली होगी सर जी, है ना। तो यहाँ पे हम एक बात सीखते हैं कि दो रेखाओं के बीच की जब हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होती है ना, तो वो हमेशा उन दोनों की परपेंडिकुलर पाएगी, हमेशा। कभी भी आप दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे तो वो हमेशा उन दोनों पर परपेंडिकुलर होगी ही होगी। सेम चीज़ यहाँ पे, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो हमेशा इन दोनों रेखाओं के परपेंडिकुलर पानी ही पानी है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यार मैं इस ए बी की लेंथ निकाल लूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो वाली दूरी होगी जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, है ना। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों रेखाओं पर परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। अब इन दोनों रेखाओं पर परपेंडिकुलर मैं कैसे खींच सकता हूँ वो समझने की बात है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर क्यों खींचना पड़ेगा समझ में आया। इन दोनों रेखाओं पर परपेंडिकुलर इसलिए खींचना पड़ेगा क्योंकि मुझे इनकी न्यूनतम दूरी चाहिए। न्यूनतम दूरी तभी मिलेगी जब आप इन पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब इन दोनों रेखाओं पर परपेंडिकुलर खींचना है, अब कैसे खींचें वो समझिए आप। देखिए, इन दोनों रेखाओं पर परपेंडिकुलर खींचना है ना, तो एक काम करते हैं, इसके समांतर जो सदिश दे रखा है, इस रेखा के समांतर सदिश कौन सा दे रखा है, ये वाला, है ना। और इस रेखा के समांतर जो सदिश दे रखा है, इस रेखा के समांतर सदिश कौन सा दे रखा है, ये वाला।
तो मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों समांतर सदिशों की क्रॉस प्रोडक्ट करा देता हूँ। क्यों सर जी? क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, मान लो कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसको मैं v1 वेक्टर बोल रहा हूँ, इसको मैं v2 वेक्टर बोल रहा हूँ, या फिर आप एक काम करो, इसको p1 वेक्टर बोल दो, क्योंकि p1 वेक्टर पर समझ के चलते हैं ना, इसको p2 वेक्टर बोल दो। तो ये p1 वेक्टर है, ये p2 वेक्टर है। अगर मैं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे उन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलता है ना। तो अगर मैं इन दोनों रेखाओं के परपेंडिकुलर खींचना चाह रहा हूं तो मैं काम करता हूं, मैं इन दोनों वेक्टर्स के, जो इसके पैरेलल वेक्टर जो इसके पैरेलल वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करा देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो मुझे इनके परपेंडिकुलर ही तो मिलेगा। इन दोनों वेक्टर्स की अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा, समझिए, मान लीजिए कि इसके पैरेलल वेक्टर ये है, इसके पैरेलल वेक्टर ये है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आपका आंसर, अगर आप इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कहो या फिर इन दोनों रेखाओं के परपेंडिकुलर कहो, बात तो एक ही है। अगर ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर इन दोनों रेखाओं के तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा? इन दोनों रेखाओं के परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और वही हम चाहते हैं, क्योंकि न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए परपेंडिकुलर बनाना ही पड़ेगा। तो इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट की है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लिक करके दिखाऊँ? ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो कि इन दोनों रेखाओं के परपेंडिकुलर था। इस रेखा के भी परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है। इस ब्लू रेखा के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बना रहा है। आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखेगा, हाँ अब ठीक है। हमें एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो है ना, वो इस रेखा के साथ 90 का ही एंगल बना रहा है, क्योंकि अगर इस वेक्टर को उठा करके मैं यहाँ पे खींचूंगा तब यहाँ पे भी तो 90 का एंगल ही बनाएगा। ठीक है ना, तो ये वेक्टर इसके साथ भी 90 का एंगल बना रहा है और ये वेक्टर इसके साथ भी 90 का एंगल बना रहा है। और हमें ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें उनके बीच में परपेंडिकुलर खींचना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी आकृति के हिसाब से, बताओ। तो आपका आंसर, इन दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो ये वाली लेंथ होगी, ये वाली, है ना, ये वाली लेंथ होगी। समझ रहे हो? इसको लेट से मैं बी क्यू बोल देता हूँ। ये जो बी क्यू है और ये जो ए एन है, ये दोनों सेम लेंथ के तो होंगे। तो अगर मैं ए एन निकाल लूँ तो बी क्यू तो अपने आप ही निकल जाएगा। यानी कि अगर मैं ए एन निकाल लूँ तो मुझे इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा मेन मुद्दा क्या है? मेरा मेन मुद्दा है इस ए एन को निकालना, इस ए एन को निकालना। अब ये ए एन कैसे निकलेगा वो समझिए आप। तो उसके लिए एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ए बी को ऐसे। ठीक है, मान लो कि वेक्टर की तरह बना लिया मैंने इसको, मैंने ये ए बी वेक्टर मिला दिया भाई। मुझे निकालना है ए एन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए एन हमारा इस ए बी वेक्टर का इस वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन ही तो है भाई। ए एन क्या है? इस वेक्टर की इस वेक्टर पर परछाई ही तो है ना। तो अगर मुझे ए एन निकालना है तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं इस वेक्टर की इस वेक्टर पर परछाई निकाल लेता हूँ। ये वाला वेक्टर क्या है? ये वाला वेक्टर जो हमारा ए बी वेक्टर। तो अगर मैं ए बी वेक्टर की इस वेक्टर पर, इस वेक्टर का क्या नाम है? आपका आंसर, ये वाला जो वेक्टर था वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आया था। किसकी क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आया था? पैरेलल वेक्टर्स की। इसका जो पैरेलल वेक्टर था, इसका जो पैरेलल वेक्टर था, उसी क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आया था। यानी कि इस वेक्टर का नाम क्या है? इसका नाम है p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर। समझे? सॉफ्टवेयर में अलग नाम लिखा है, लेकिन अपन p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर कहेंगे। इन्होंने v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर का लिखा है। ठीक है, यहाँ पे तो p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर लिखा हुआ है। अपन इसको p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर बोल देते हैं। समझ में आया क्यों कहा क्रॉस प्रोडक्ट इसको? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार इस वेक्टर की अगर मैं इस वेक्टर पर परछाई देख लूँ तो मुझे ए एन की लेंथ मिल जाएगी। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर की p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर पर परछाई। परछाई कहो, प्रक्षेप कहो, प्रोजेक्शन कहो, तीनों सेम चीज़ है। अगर मुझे इस वेक्टर की इस वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर परछाई ज्ञात करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता था? आप कहेंगे सर उसका फॉर्मूला होता था, हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करा देते थे। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करा देंगे और इसको हम भाग कर देते थे दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। याद होगा आपको, ऐसे करते थे ना। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। समझ रहे हैं? मुझे ए एन की लेंथ निकालनी है। अब ए एन क्या है? ए एन हमारा इस ए बी वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन है।
अब इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे याद करते हैं, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर इसको भाग कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। अब ये जो ए बी वेक्टर है ये बेसिकली क्या चीज़ है आपके सर, ए बी वेक्टर, हाँ जी ए बी वेक्टर सर जी हमारा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लेट्स से मैं A2 वेक्टर बोल देता हूँ और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लेट्स से मैं A1 वेक्टर बोल देता हूँ। कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन मैंने आपकी बुक के हिसाब से इसको A2 वेक्टर बोल दिया, इसके इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को A1 वेक्टर बोल दिया। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास आ जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर अपॉन में P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही तो आ जाएगा और यही फॉर्मूला में निकालना था। तो ऐसे इसकी डेरिवेशन हुई है। आई होप सबको समझ में आएगा। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, मुझे इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी, तो उसके लिए मुझे इन दोनों रेखाओं पर परपेंडिकुलर खींचना था। अब परपेंडिकुलर कैसे खींच सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करा दी। क्रॉस प्रोडक्ट कराने से ये वाला वेक्टर मुझे मिल गया। ये बेसिकली क्या हमारा, ये हमारा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, P1 वेक्टर की P2 वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं AN की लेंथ निकाल लूँ तो मुझे बेसिकली इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी मिल जाएगी, क्योंकि AN की लेंथ इसी के तो बराबर है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी के तो बराबर है। तो मुझे AN की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस AB पॉइंट को जोड़ लिया, है ना, ऐसे वेक्टर बना लिया। तो अगर आप देखें तो ये जो AN है वो इस AB वेक्टर का इस वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन ही तो है। AN हमारा क्या है, AN हमारा इस AB वेक्टर का इस वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन ही है। अब प्रोजेक्शन कैसे याद करते हैं, इस वाले वेक्टर की इस वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी AB वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करेंगे P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर के साथ, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। ऐसे तो करते थे। अगर आपको इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन याद करना है तो इनके डॉट प्रोडक्ट करिए और जो दूसरे वाला वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दीजिए। सेम चीज़ हमने यहाँ पे की। अब AB वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, AB वेक्टर लिख सकता हूँ इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने A2 वेक्टर मान लिया, तो AB वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर गुणा में डॉट प्रोडक्ट, गुणा नहीं है, डॉट प्रोडक्ट P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर अपॉन में P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई। तो इससे हमें ये वाला परछाई मिल जाएगी। अब परछाई तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मुझे क्या परछाई निकालनी थी, क्या लंबाई निकालनी थी, आप कहेंगे सर आपको लंबाई निकालनी थी। लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मापांक लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला निकल के आया। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कोई पूछता नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया क्या कि आपकी समझ बढ़े थोड़ी सी। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया। ठीक है, समझे। अब देखते हैं आगे। समझ में आया कि कैसे हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था। ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, समझ में आई चीज़ें। तो ऐसे आया था ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का इस वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन ज्ञात किया है ना। प्रोजेक्शन ही तो है। प्रोजेक्शन में तो आप डॉट प्रोडक्ट करके बाद वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन हमने ज्ञात किया, तभी जाकर के ये फॉर्मूला ऐसा बना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की तो डेरिवेशन हमने कर ली। अब बचा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले की मैं डेरिवेशन आपको नहीं करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले की डेरिवेशन कराने के लिए जो एनिमेशन मेरे पास होना चाहिए वो अभी नहीं है, और जब तक मैं एनिमेशन से नहीं समझाऊंगा तब तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। तो इस वाले फॉर्मूले को आप फिलहाल याद रख लीजिए। ठीक है ना, इसकी तो डेरिवेशन करा दी, इसकी डेरिवेशन अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ। समझ में आई मेरी बात। बिना एनिमेशन के समझाऊंगा ना तो समझ नहीं आएगी, खिचड़ी सी बन जाएगी, और वैसे भी कोई आपसे पूछेगा नहीं डेरिवेशन, है ना। तो इसको याद रखना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब अभी ये जो हमने फॉर्मूले सीखे, ये फॉर्मूले तब अप्लाई होंगे जब आपको रेखा की जो इक्वेशन दे रखी है वो सदिश रूप में दे रखी है, तो है ना, तभी अप्लाई होंगे ये वाले। ये वाला भी तभी अप्लाई होगा, ये वाला भी तभी अप्लाई होगा जब आपको जो रेखा की इक्वेशन दे रखी है वो सदिश रूप में दे रखी हो, है ना। लेकिन अगर रेखा की इक्वेशन आपको कार्तीय रूप में दी हो तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भैया, वो भी लिखवाइए। वो भी लिखवा देते हैं भाई। अगर आपको रेखा की इक्वेशन कुछ इस तरीके से देखिए है, आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स P1 वेक्टर, ठीक है, और आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स P2 वेक्टर। अगर आपको रेखा की इक्वेशन कुछ इस तरीके से देखी है तब तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो,
लेकिन अगर आपको रेखा की क्वेश्चन कुछ ऐसी देखी है, x माइनस एक्स वन अपॉन में a1 बराबर y माइनस वाई वन अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1, और ऐसे ही दूसरी रेखा की क्वेश्चन देखी है, x माइनस एक्स टू अपॉन, थोड़ा नीचे कर लें, a2 बराबर y माइनस वाई टू अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2। अगर रेखा की इक्वेशन कुछ इस तरीके से देखी है तब तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। लेकिन अगर रेखा की इक्वेशन इस तरीके से देखी है तब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, तब भी कर सकते हैं। इसको आप इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए पहले, और उसके बाद फिर आप इसके ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला इसका कुछ इस तरीके से है, डेटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, तो पहली पंक्ति में तो ऐसे लिख देना है, दूसरी पंक्ति में आपको लिखना है a1 b1 c1, तीसरी पंक्ति में आपको लिखना है a2 b2 c2, और इसको डिवाइड कर देना है अंडर रूट ऑफ, इसको भूल जाइए, इसको हाइलाइटर से मिटा देता हूँ, इसको भूल जाइए, और जो चीज़ बची है उसके क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जी b1 c2 माइनस c1 b2, इसका स्क्वायर भी कर दीजिएगा, प्लस में इसको भूल जाइए, किसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, अब की बार इसको, है ना, जो चीज़ बची है उससे क्रॉस प्रोडक्ट करके स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी a1 c2 माइनस c1 a2 का स्क्वायर, प्लस में अब इसको भूल जाइए, जैसे डिटरमिनेंट में करते थे वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो a1 b2 माइनस b1 c2, a1 b2 माइनस b1 a2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, तो अगर आप डायरेक्टली करना चाहें, आपको ये रेखा की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है और इसको आपको सोल्व करना है ना, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो एक तो तरीका ये है कि भैया आप इसको सदिश रूप में चेंज कर लें, सदिश रूप में चेंज करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दें जिसकी मैंने डेरिवेशन आपको समझाई। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डायरेक्टली करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला कर लें। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, आसान ही है याद करने के लिए। कैसे करना है, यहाँ पे x2 माइनस एक्स वन y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 लिखना है, दूसरी पंक्ति में ये वाले अंक लिखने हैं, तीसरी पंक्ति में ये वाले अंक लिखने हैं। ठीक है ना, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, इसको डिवाइड करना है अंडर रूट, इसको भूल जाना है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए, फिर इसको भूल जाइए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए, फिर इसको भूल जाइए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए, इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला है हमारा, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें तो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला का डेरिवेशन तो बताइए, तो भैया ये फॉर्मूला इसी से निकला है, ऊपर वाले से ही निकला है। कैसे, अरे भाई समझो 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 समझो, अगर मैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लूँ और उसकी मैं अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दूँ तो जो आंसर मिलेगा ना यहाँ पर मुझे, वो आंसर ये भी प्रोवाइड करेगा, दोनों सेम ही आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से बना बेटा, कुछ अलग नहीं है, इसी से बना। ठीक है, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो हमेशा यही निकलता है, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला इसी से ही बना है। ठीक है, मैंने इसको याद रखने की ट्रिक बताई आपको कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। समझ में आ गई आप कहें चलो ठीक है सर, समझ में तो आ गया, है ना, कि भाई रेखा की क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे रखी है तब तो ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, रेखा की क्वेश्चन इस तरीके से दे रखी है तब डायरेक्टली चाहे तो आप डायरेक्टली चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो आप घुमा करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, ये वाली बात तो चलो समझ में आ गई। अब जैसे आपने इसके लिए ये फॉर्मूला तैयार किया, सेम चीज़ इसके लिए भी करिए, है ना, इसके लिए भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैंने इस फॉर्मूले को कार्तीय रूप में चेंज किया वैसे सेम इसके लिए भी कर दीजिए सर, लेकिन इसके लिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है जिसमें इसके कार्तीय रूप दे रखा हो। जब भी आपसे दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछेगा ना, तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको जो रेखाएं दी होंगी वो सदिश रूप में दी होंगे, कार्तीय रूप में दी ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो कि कभी कभार कार्तीय रूप में दी भी मिल जाए तो आप एक काम करिएगा, उन रेखाओं को सदिश रूप में चेंज करके फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा,
समझ में आ गई। ये वाला फॉर्मूला तो मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि आपकी बुक में था, नहीं तो मैं इसको भी नहीं लिखवाता। ठीक है ना, समझ में आ गई क्या? तो ये फॉर्मूले हैं भैया आपके, क्लियर? अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। चलिए वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है कि दो रेखाएं हैं, एक है L1 एक है L2। इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है, जिनके सदिश समीकरण कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको जो ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इनको आप पहले ये चेक करिए कि क्या ये समांतर रेखाएं हैं या फिर समांतर रेखाएं नहीं हैं। पहले आपको ये चेक करना है ना, यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं। आप पहले चेक करिए कि क्या ये समांतर रेखाएं हैं या फिर विषमतली रेखाएं हैं, ये आप चेक करिए पहले। ठीक है ना, आप कहेंगे सर हम ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं कि समांतर हैं कि विषमतली हैं? तो भैया अगर ये समांतर रेखाएं होंगी ना, तो लैम्डा के अंदर ये जो चीज़ लिखी है, इन दोनों को आप सेम टू सेम बना सकते हैं अगर ये समांतर रेखाएं हुई तो। कॉमन कॉमन ले लो आके, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है 2i माइनस जे प्लस के, और यहाँ लिखा है 3i माइनस 5j प्लस 2 के। अगर मैं कुछ कॉमन भी लूँगा ना तब भी मैं इनको सेम नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये समांतर रेखाएं नहीं है। अगर ये समांतर होती ना तो ये इनको मैं सेम बना सकता था। ठीक है, अगर ये समांतर नहीं है तो इनका मतलब ये मैं इनको सेम नहीं बना सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनको मैं सेम नहीं बना सकता। अगर मान लो कि यहाँ पे 3 की बजाय 4 लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पे हमारा लेट से लिखा होता 2 लिखा होता, है ना, ऐसा लिखा होता मान लो, तब ये समांतर होती। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता था, 2 कॉमन लेकर के कुछ ऐसा लिख सकता था, 2 म्यू, और यहाँ पे लिख सकता था 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, ऐसा लिख सकता था। ठीक है ना, फिर ये देखो यहाँ पे सेम दिख रहा है आपको, फिर ये समांतर रेखाएं हो जाती। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखें जब भी आप दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वाला सवाल करें ना, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि जो दो रेखाएं हमें गिवन हैं क्या वो समांतर हैं या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहे हैं तब तो ये समांतर है, अगर नहीं लिख पाए तो समांतर नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये तो समांतर नहीं है, समांतर नहीं है तो ये विषमतलीय हुई। विषमतलीय है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था बताइए फटाफट से। आप कहेंगे सर विषमतलीय है तो उसका फॉर्मूला होता था हमारे पास D बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का प्रोजेक्शन हम निकालते थे किस पे? P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर पर। प्रोजेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं? इनकी डॉट प्रोडक्ट करिए और जो दूसरे वाला वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दीजिए। यही फॉर्मूला होता था ना, ऐसे ही याद करवाया था मैंने तुमको, बस यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, है ना। अब इसको प्रॉपर्ली आप थोड़ा सा लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि यहाँ A1 वेक्टर क्या चीज़ है बताना चाहे एक बार। A1 वेक्टर है सर जी ये, इसको A1 वेक्टर बोलते हैं, यानी आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 0 के कैप। अच्छा जी, ये A2 वेक्टर क्या चीज़ है? A2 वेक्टर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, A2 वेक्टर बराबर है जी हमारे पास 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप। ये P1 वेक्टर क्या चीज़ है? ये P1 है बेटा। P1 वेक्टर क्या चीज़ है? आपको आंसर P1 वेक्टर जो हमारे पास, इसको P1 वेक्टर बोलते हैं, लिख दीजिए। तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। और ये P2 वेक्टर क्या चीज़ है? ये है जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डाउट हो सकता है, आप कहेंगे सर अगर मैं A1 वेक्टर इसको ना लेकर के इसको लेता, है ना, और P1 वेक्टर इसको ना लेकर के इसको लेता, भाई A1 P1 इसको ले लिया, A2 P2 अगर मैंने इसको ले लिया, तब क्या आंसर गलत आएगा? नहीं, तब भी आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लगा रखा है ना अपने ने, मापांक लगा रखा है हमने, तो मापांक क्या करेगा? आंसर में बिल्कुल ठीक करके देगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर मापांक भी लगाया था। समझ में आई? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, वैल्यू पुट करके। वीडियो पॉज करिए, खुद ब खुद ट्राई करिए आप। तो सबसे पहले मुझे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर घटाना तो हो जाएगा जी आई कैप, और जे कैप में से जे कैप क्या आएगा? माइनस का के कैप माइनस का के कैप, माइनस का के कैप माइनस का 0 के कैप, यानी कि माइनस का के कैप, ऐसा हो जाएगा। इसकी डॉट प्रोडक्ट करने किसके साथ? इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, रफ में कर लीजिएगा आप। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई जे के लिखा, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 लिखा, यहाँ पे 3 माइनस 5 2 लिखा। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। आई कैप ये गया माइनस का 2 प्लस का 5 यानी कि 3, माइनस का जे कैप लिखा, ये गया 4 माइनस का 3 यानी कि 1, प्लस का के कैप ये गया
माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस का 7k कैप। डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, ये जो हमारे पास आया था ना इसके मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, इनकी डॉट प्रोडक्ट कराइए। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ होती है। तो 3 जे तो है नहीं तो 0 हो जाना है, माइनस के 1 की माइनस के साथ करेंगे तो 7 बटे में ये हो जाएगा जो हमारा √59 है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 7 और 3 10, 10 बटा 10, और अंदर पॉजिटिव ही है तो मापांक हटा दीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई, समझे, ऐसे हमें ज्ञात करना था। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब कि इन दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, इन दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो ये है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या है कि निम्नलिखित दी गई रेखाओं L1 और L2, जहाँ पे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम दूरी जब भी ज्ञात करनी हो तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि ये रेखाएं समांतर हैं या विषमतलीय हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूला लगता है सबके लिए, है ना। अब समांतर और विषमतलीय कैसे चेक करते हैं, तो जो ये लैम्डा के साइड में लिखा होता है ना वेक्टर, आप ये देखिए कि क्या ये दोनों वेक्टर्स को आप एक दूसरे के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे तो एक दूसरे के रूप में है ही, तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि भैया ये समांतर होंगे, है ना। अब ये समांतर हैं तो इसका मतलब हम समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला होता था उसका, उसका फॉर्मूला होता था सर जी मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ P वेक्टर अपॉन में P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता था ना, मैग्नीट्यूड कहो मापांक कहो कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं यार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे A1 वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर मैं इसको बोल रहा हूँ, यानी कि i कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 4k कैप। अच्छा जी, A2 वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर मैं इसको बोल रहा हूँ 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। और P वेक्टर आपका क्या है, P वेक्टर जी ये वाली चीज़ है ना, इन दोनों को सेम बनाना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी समांतर रेखाएं हो ना तो वहाँ पे आप इस लैम्डा और इस म्यू के साथ जो वेक्टर दे रखा है इनको सेम बनाइए पहले, अगर सेम नहीं है तो, है ना, सेम बनाइए उसके बाद सोल्व करिए इसके साथ, ठीक है ना। अगर सेम नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब विषमतलीय है, ठीक है ना। सेम बना पा रहे हो तो भी तो आप ये फॉर्मूला लगा पा रहे हो, ठीक है। तो P वेक्टर हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाना हमारा A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर घटा लो तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस में j कैप और माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का 1k कैप। इसकी मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करनी है P वेक्टर के साथ। P वेक्टर हमारे पास ये है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप डिवाइड बाय P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो आएगा √4 + 9 + 36, कितना हो गया 36 और 4 40 और 9 49 हो गया। इसको अपन ले सकते हैं 7, 49 का रूट तो 7 ही होता है ना, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा जी, अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप कर लेना भैया। करेंगे ना तो आपका आएगा 9 - 14 और 4, ऐसा आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। बटे में है जी 7। अब ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड लेना है, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड लेना है ना, या फिर आप ऐसे कह लो कि ऊपर वाले का मापांक लेना है, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड लेना है। मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर इन दोनों डंडों के अंदर वेक्टर है तब तो अपन उसको मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, और इन दोनों डंडों के अंदर अगर एक संख्या है तब उसको मॉडुलस बोल देते हैं। ये चीज़ बताई थी ना। वैसे आप कुछ मॉडुलस को मैग्नीट्यूड बोल दे, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, दोनों का काम सेम है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जी हमारे पास √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जब आप करेंगे तो 293 आएगा, आप करके देख लीजिएगा, मैंने कर रखा है इसलिए मुझे पता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया,
समझे? तो इस तरीके से हमें इन दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी, जो कि हमने ज्ञात कर ली। वापस समझ लीजिए, न्यूनतम दूरी वाला कोई भी सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप ये देखें कि क्या आप इन दोनों को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं तो लिख दें, है ना, और लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो समांतर होते हैं, है ना। तो लिख पा रहे हैं तो पहले लिखें और उसके बाद फिर समांतर वाला फॉर्मूला लगा दें। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तब फिर आपका विषम तले वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गई? तो ऐसे करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि समांतर वाले फॉर्मूले को विषम तले में ठुसा दिया, विषम तले वाले फॉर्मूले को समांतर में ठुसा लिया। ऐसे नहीं कर सकते, गलत आंसर आएगा फिर आपका। तो इसलिए पहले आप चेक करें कि समांतर है कि विषम तलीय है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।